नमस्कार। वीर सावरकर का नाम जब भी आता है तो अक्सर राजनीतिक बहस छिड़ जाती है। लेकिन अगर उनके अपने लिखे शब्दों को देखें तो उनके लेख एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हम उन्हीं के लेखों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंडमान की सेल्युलर जेल के भयानक अंधेरे से एक ऐसा समाज सुधारक निकला जिसने समाज की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की ठान ली। तो इस सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे जेल में उनकी मानसिक हालत की। फिर जानेंगे कि सलाखों के पीछे भी उन्होंने हार कैसे नहीं मानी। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने समाज में मौजूद बेड़ियों को तोड़ने का काम किया, सबके लिए एक मंदिर बनवाया और शुद्धि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश साम्राज्य की शायद सबसे खौफनाक जगहों में से एक से, अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसे हम सब काला पानी के नाम से जानते हैं। सोचिए, सावरकर अपनी उम्र कैद के 10 साल यहाँ बिता चुके थे। ये वक्त सिर्फ शारीरिक कैद का नहीं था, बल्कि एक गहरे आत्ममंथन और जबरदस्त निराशा का भी दौर था। वो जिंदगी के मतलब पर ही सवाल उठाने लगे थे। उन्हें जीवन एक ऐसा चक्कर लगने लगा था जो कभी खत्म नहीं होता, एक थका देने वाला सिलसिला। और इस अकेलेपन की कल्पना कीजिए, कोई किताब नहीं, लिखने को कागज तक नहीं, यहाँ तक कि एक टूटी हुई पेंसिल भी नहीं। ऐसे में उनका दिमाग ही उनकी एकमात्र पनाहगाह था और उनका सबसे बड़ा जंग का मैदान भी। लेकिन इस मानसिक जंग के मैदान में भी सावरकर ने हार नहीं मानी और यहीं से जेल के जालिम नियमों के खिलाफ एक बहुत ही अनोखे प्रतिरोध ने जन्म लिया। देखिए, अंग्रेज अधिकारियों का मकसद साफ था, राजनीतिक कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग रखकर उनकी हिम्मत तोड़ देना। पर कैदियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने जेल की सलाखों को थपथपाकर बात करने का अपना ही एक सीक्रेट कोड बना लिया था। इसी के जरिए वो एक दूसरे तक खबरें पहुंचाते थे और हौसला बनाए रखते थे। और बात सिर्फ संदेशों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अज्ञानता से लड़ने के लिए एक गुप्त लाइब्रेरी भी बना ली थी। किताबें चुपके चुपके एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचती थी। मतलब ज्ञान को बांटना ही अपने आप में एक विद्रोह बन गया था। खैर, अंडमान से रिहाई के बाद सावरकर को रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया। अब यहाँ उनका ध्यान बाहरी दुश्मन यानी अंग्रेजों से हटकर समाज के अंदर की कमजोरियों पर गया। उन्होंने समाज में ऐसी 7 देड़ियों की पहचान की जिन्हें वो हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे। ये थी स्पर्शबंदी यानी छुआछूत, शुद्धिबंदी मतलब धर्म में वापसी पर रोक, बेटीबंदी यानी दूसरी जाति में शादी पर रोक, और इसी तरह रोटीबंदी, सिंधुबंदी, व्यवसायबंदी और वेदोक्तबंदी। ये वो कुरीतियां थीं जिनके बारे में उनका मानना था कि ये समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। उनके लिए ना राजनीतिक आजादी सिर्फ एक तलवार थी और सामाजिक सुधार उसकी ढाल। उनका मानना था कि अगर ढाल कमजोर है तो तलवार किसी काम की नहीं। मतलब राष्ट्र को अंदर से मजबूत किए बिना बाहरी आजादी का कोई मतलब नहीं था। और इसी सोच ने उनके सबसे बड़े सामाजिक कामों में से एक की नींव रखी, एक ऐसे मंदिर का निर्माण जो अपने आप में एक क्रांति था। इस मंदिर का नाम था पतित पावन मंदिर। इसे एकता का एक जीता जागता प्रतीक बनाने के इरादे से बनाया गया था। एक ऐसी जगह जिसका मकसद जाति के भेदभाव की दीवारों को गिराना था। और ये सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, बल्कि ये समाज को एक नया रास्ता दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी, एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग। सावरकर का नजरिया उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर में पूजा करने का हक और यहाँ तक कि पुजारी बनने का हक भी जन्म से नहीं, बल्कि सिर्फ भक्ति और स्वच्छता से मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सब करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। जाहिर है, उनकी इस क्रांतिकारी योजना का जो पारंपरिक सोच वाले पंडित थे, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वो सदियों से चले आ रहे नियमों को तोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर सावरकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने तय किया कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होकर रहेगा, और हुआ भी। ये उन गहरी पुरानी परंपराओं से एक बहुत बड़ा और जरूरी ब्रेक था। समाज के अंदर की बाधाओं को तोड़ने के साथ साथ सावरकर ने शुद्धि आंदोलन यानी पुनर्धर्मांतरण आंदोलन की भी वकालत की। ये एक और ऐसी पहल थी जिसकी शुरुआत जेल में ही हो गई थी। इसका मकसद था उन लोगों की हिंदू धर्म में वापसी जिन्होंने किसी भी वजह से कोई दूसरा धर्म अपना लिया था।
एक डॉक्टर की कहानी से ये अच्छे से समझ आता है कि ये सब असल में होता कैसे था। ये छोटा सा किस्सा इस आंदोलन के असली मकसद को दिखाता है, हिंदू धर्म में वापसी का एक सीधा, सरल और स्वागत करने वाला रास्ता। तो सावरकर की ये कहानी, जैसा कि उनके खुद के लेखों में मिलती है, एक बदलाव का सफ़र है। एक ऐसे इंसान का सफ़र जो पहले तो निराशा से लड़ रहा था और फिर एक ऐसा लीडर बना जिसने अपने समाज के पूरे ताने बाने को ही बदलने की ठान ली। आखिर में उन्होंने अपने पूरे विजन को एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र में समेट दिया। ये उस एकता पर उनका अंतिम विचार था जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर काम किया।